विद्यार्थियों, क्लास 10th में हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। आज इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे वन शॉट के अंतर्गत, और इसमें हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो बोर्ड की परीक्षा में 2026 में आने वाले हैं। फुल कंसेप्ट को इसमें समझाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर के नाम से ही। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याएं समझाएंगे, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूहों को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या होती है प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक होती है, जो पूर्णांक होती है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है बेटा। प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक कहां से स्टार्ट होता है? माइनस अनंत से लेकर के ऐसे और प्लस के अनंत तक जितनी बीच में संख्याएं होती हैं, यहाँ जीरो को समाय करते हुए और यहाँ डाल दें हम -1 और इधर डाल दें +1 और डॉट डॉट करके ऐसे छोड़ दें। तो ये जितनी संख्याएं माइनस और प्लस के अनंत के बीच में सब पूर्णांक होते हैं और सभी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अब अपरिमेय कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल न ज्ञात किया जा सके, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सभी संख्याएं और पाई को सहित करके ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो इसका मतलब है वास्तविक संख्याओं का एग्जाम्पल क्या होगा? वास्तविक संख्याओं का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आपकी वास्तविक संख्याओं के एग्जाम्पल हो सकते हैं 1, 2, 3 डॉट डॉट संख्याएं एवं और कौन सी हो सकती हैं? अपरिमेय संख्या ले लीजिए कुछ, √3, √5 आदि। ये जितनी संख्याएं, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो ये तो बताया मैंने आपको आज थोड़ा सा वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे कि प्रश्नावली, जो 1.1 प्रश्नावली है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आने लायक है और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम प्रश्नावली 1.1 के बारे में चर्चा करेंगे और ये बताते जाएंगे कौन से टाइप में कौन से प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा टाइप फर्स्ट ले रहे हैं। इस टाइप फर्स्ट में इस प्रश्नावली से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बन सकते हैं अभाज्य गुणनखंड करके, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड करके ये वाला प्रश्न आता है ज्यादातर है। आपने देखा होगा कि आपको क्वेश्चन निकालना है तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा और वो है 140। ये क्वेश्चन है पहला कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 140 के क्या करने हैं आपको? गुणनखंड करने। तो इसको करते कैसे? हमेशा किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो मैं वो टाइप फर्स्ट में लेके चल रहा हूं, 1 नंबर का एमसीक्यू आता है ये। अब इसमें जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। पहले देंगे इसमें 1 का भाग, तो 1 का भाग देंगे, गुणा में लिखेंगे बेटा इसे 140, यानी 1 का भाग इस 40 में देंगे तो ये आ जाएगा। फिर क्या करें? फिर इसे दोबारा लिखें। अब 1 लिख लिया, अब देंगे इसमें 2 का भाग बेटा, तो 2 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है 140 में? 70 बार। फिर क्या करेंगे? 1 और 2 आ गए गुणनखंड। अब इसमें 2 का फिर देखेंगे, तो 70 में 2 का भाग जब देंगे तो वो जाएगा 35 बार। फिर उसके बाद 2 का भाग अब 35 में देंगे, इसे लिखने के बाद ऐसे 35 में देंगे। अब 35 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो उससे अगली संख्या पकड़ेंगे, तो वो बनती है 3। 3 का भाग 35 में जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इसको भी छोड़ेंगे। 3 के बाद देंगे 4 का भाग, 4 का जा रहा है 35 में? नहीं जा रहा है। अब पकड़ेंगे 5 का भाग, तो 5 का भाग 35 में कितनी बार जा रहा है? 7 बार। अब ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जिस संख्या में अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न जाए, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं?
अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका सिर्फ अपने आप में ही भाग जाता है और उनका अपने अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता। कौन कौन सी संख्या है अभाज्य संख्याएं? ये आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट, ये संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ अपने में ही एक बार भाग जाएगा और दूसरी का, तो इन्हीं के गुणनखंडों के रूप में इनके उत्तर आएंगे हमेशा। तो इसका आंसर वो कैसे लिखेंगे? तो 140 को बेटा लिखेंगे, 140 को लिखेंगे एक। अब हमें देखना है कि यहाँ अभाज्य है, तो अभाज्य में तो एक है नहीं सर जी, तो इसको देंगे बेटा हटाएं यहां से। अब इनको पकड़ लेंगे, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है 2 बार बेटा। और कौन सा आ रहा है? 5, 5 एक बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो ये आपके देखो 2, 5, 7, 2, 3, 5, 7, इन्हीं संख्याओं में से इनके जो फैक्टर है आने चाहिए। यहाँ 4 ना आ जाए, यहाँ पर 1 ना आ जाए, यहाँ पर 9 ना आ जाए, ऐसी संख्या नहीं आनी चाहिए जो अभाज्य हो। इसलिए इन्हें बोला जाता है अभाज्य गुणनफलों के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड तो है ये। 2 कैसी संख्या है? अभाज्य। 5 कैसी संख्या है? अभाज्य। 7 कैसी संख्या है? अभाज्य। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करते हैं। अच्छा, इसकी एक दूसरी विधि भी है, इसकी एक दूसरी विधि है, मैं उसे भी आपको समझा रहा हूं। ये तो हो गया इसका प्रॉपर मतलब वे है इसका, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन करना चाहिए जब अभाज्य गुणनखंड करके उसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, ये आएगा प्रश्न। तो इसको लिखने का तरीका तो वास्तव में यही है, लेकिन कुछ टीचर जो हैं इससे ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? 140 इस प्रकार से डाल देंगे, भाग विधि लगा देते हैं वो लोग। कैसे करेंगे? 2 से भाग देंगे इसमें ऐसे, फिर 2 से भाग देंगे ऐसे, फिर 5 से देंगे ऐसे, अब 7 से दे देंगे ये। अब इसको क्या करेंगे वो लोग? वो लिखेंगे यहाँ पे 140 और 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। तो मेथड तो ये भी सही है, मेथड ये भी सही है, लेकिन प्रॉपर वे जो होता है वो सवाल को हल करने का वो ये होता है बेटा। तो इससे भी यही आंसर आएगा, इससे भी यही आया, ठीक है ना। पर ये ध्यान रखना पेपर टाइम में आप इसे 4 मत लिखाना, जैसे 2 गुणा 2 4 कर दो आप यहाँ पे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि ये संख्याएं आनी चाहिए इनके गुणनफल के रूप में, चाहे घात कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन होता है। अब मैं इसमें उन क्वेश्चनों को लिखाने वाला हूं पेपरों के लिए जो 2024 में और 25 में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो आपको इसी विधि से घर से हल करके कमेंट में बताना है कि आया या नहीं आया। तो देखो ये है बेटा अब महत्वपूर्ण प्रश्न। एक प्रश्न मैंने आपके सामने करा दिया है, अब ये प्रश्न आपको करने। देखो ये इतनी बार आया है, 23 में आया है, 22 में भी आया था, लेकिन मैं लिखाना ही काफी मतलब ओल्ड हो जाएगा। 23 में, 24 में, 25 में क्वेश्चन आया है 56। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी जो कराया है 40, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। 38, 25 ये 2 साल अभी 2 साल से नहीं आ रहा है, ये आ गया है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टाइप पर। अब अगले टाइप में मैं आपको बताऊंगा, उसमें हमको क्या करना होता है, उसमें निकालना होता है हमें एलसीएम और एचसीएम। उसमें क्या निकालना होता है? एलसीएम और एचसीएम। ये क्वेश्चन है दूसरा। क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा है। तो उसको देखेंगे हम टाइप नंबर 2 में। तो टाइप 2 में हमें निकालना है यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ, ये निकालना है इस प्रश्नों में। अब इसमें 2 संख्याएं दी होंगी या 3 दी होंगी या 2 3 यही होंगी, 4 तो हो नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे में इतने ही प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 3 संख्या दी होंगी। अब उसमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको ये और बता दूं कि संख्याओं में कभी कभी सत्यापन वाले क्वेश्चन आते हैं, सत्यापन वाले, तो उन सत्यापन का भी करना सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। अब इसके लिए हम इस टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन लेंगे इंपॉर्टेंट, तब आपकी समझ में आएगा। तो देखो टाइप नंबर 2 में हमें क्या करना है बेटा? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और
प्रश्न इस प्रकार से आएगा, देखो मैंने हेडिंग डाल दी है टाइप 2 में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो मैंने टाइप बता रहा हूँ कि कैसे टाइप में आएगा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 26 और 91 युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये जांच भी करनी है। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन आएगा और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्या करें, इसे हल कैसे करते हैं बेटा, तो इसको हल करेंगे हम, क्या करेंगे, जैसे हम 6, 7, 8 में गुणनखंड करते थे ना, वैसे ही गुणनखंड कर ले बेटा एलसीएम और एचसीएफ के लिए। तो 26 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 का भाग 26 में देंगे तो हो गया 13 ऐसे। अब 91 में देंगे बेटा, तो 91 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो अब 3 का देंगे, 3 का भी नहीं जा रहा है। अब 4 का देंगे, 4 का नहीं जा रहा है। 5 का देंगे, 5 का नहीं जा रहा है। 6 का देंगे, उसका भी नहीं जा रहा है। 7 का देंगे तो 7 का जा रहा है, तो 7 का भाग जाएगा इसमें, तो वो हो जाएगा 13 सत्ते 91। इस प्रकार इसको हम लेंगे लिख, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम HCF, इसका HCF डालेंगे बेटा। HCF के लिए क्या होता है, HCF के लिए वो होता है कि गुणनखंड के नीचे गुणनखंड दिए हुए हैं, जो कॉमन हो ऊपर वाले में और नीचे वाले में, दोनों में मिल रहा हो, तो वो होता है HCF, ठीक है। अब हमें निकालना है LCM, तो इस संख्या को इसी तरह लिखे रहने दें और नीचे लिखे इसे LCM। क्या करेंगे, जो कॉमन मिल रहा है वो तो लिखना ही है, और जो नहीं मिल रहे हैं उनको ऐसे ही लिखते जाए। तो जैसे यहाँ बच गया 2 लिख लिया, इसमें बचा 7, ये लिख लिया, और ये दोनों कॉमन है तो इसको लिख लिया बेटा। ये हो गया इसका एलसीएम। अब इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 सत्ते 91 होते हैं, और 2 का हो जाएगा इसमें गुणा, तो कितना हो गया, 2 एकड़ 2 और 2 निम्मा 18, 182। तो इसका एलसीएम आ गया, और एचसीएफ कितना आया, 13। अब क्या करनी है, हमें जांच करनी है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू एलसीएम होता है। ये नियम है, ये होता ही है। कभी भी आपका गलत उत्तर आएगा तो इसमें वो फिट नहीं होगा, और हमारा सही उत्तर होगा। तो अब दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, तो हम यहाँ लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच। अब जांच कैसे करेंगे बेटा, दो संख्याएं, तो हमारे पास दो संख्या क्या है, ये है 26 और ये 91। अब इसे हम एक सूत्र के रूप में लिख लें, ठीक है ना। क्या लिखें, माना। माना क्यों, इस संख्या लिखना डायरेक्ट, ठीक है ना, संख्या लिखो। तो 26 और गुणनफल बोल रहा है ना 91। अगर सर जी 3 संख्याएं होती तो फिर 3 करते यहाँ पे। बस यही ध्यान रखना, गड़बड़ी से भी आप ये मत समझ लेना कि 2 संख्याएं लिखनी है। अगर यहाँ एक संख्या और होती तो यहाँ पर हम 3 का गुणा करते, ठीक है ना। अब 2 संख्याएं तो दोनों का गुणा करेंगे, दोनों कर दिया। बीच में क्या है, बराबर, तो बराबर लगाओ बेटा। एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया आपका 13, तो यहाँ पे 13 लिख दीजिए। एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है आपका 182, तो उसे 182 लिखो बेटा यहाँ पे जी। अब ये दोनों साइडें जब अगर इसकी बराबर होंगी ना, तो क्या होगा, हमारे उत्तर सही हैं, और ये क्लियर, हमारी जांच कंप्लीट मानी जाएगी। अब करके देखते हैं, तो देखो जी बराबर में गुणा में संख्याएं दे रखी हैं, तो इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं कि इस 13 से 13 एकम 13, और 13 से 91 कट गया 7 बार। क्लियर है, ऐसे गुणा में काट देते हैं और कट रहे हैं, देखो तुम्हारे सामने काट रहा हूं मैं। अब क्या करना है, 7 का देंगे इसमें, यहाँ बचा 26 गुणा 7, और इधर बचा 1 गुणा 182। और दोनों साइड का गुणा कर ले, अभी मालूम पड़ता है। 7 छिक्के 42, 2 7 का भाग, 7 का गुणा करेंगे 2 में, 7 दूनी 14, और 14 और 4 कितने हो गए, 18। 182 गुणा करेंगे 1 में तो कितना हो गया, 182। यानी हमारी जांच कैसी पाई गई, सत्य पाई गई। तो इसका मतलब है इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है पेपर टाइम में। अब तुम्हारी समझ में दूसरा टाइप भी आ गया होगा। अब इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूंगा, वो आपको करके लाने, ऐसे ही करके लाने जैसे मैंने ये किया है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। हाँ बेटा, इसके नीचे एक लाइन और लिख देनी है आपको लास्ट में। क्या लिखोगे, अतः दी गई संख्याओं का गुणनफल। लास्ट में क्या लिख देंगे, सवाल जैसे आपकी जांच कंप्लीट हो जाए तो क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो इस पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है।
अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं टाइप 2 के। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपको वैसे ही करने हैं, इन सभी का एचसीएफ निकालना है, इन सभी का एलसीएम निकालना है और उनकी जांच भी करनी है कि वो जांच जो है आपकी कंप्लीट वैसे जो मैंने क्वेश्चन किया था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से उस क्वेश्चन के बारे में मुझे बताएं, मैं उसे और आपकी समस्या को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अब इसी का टाइप नंबर 3 हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, टाइप 3। अब देखो टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 3 में आपको ऐसा कोष्ठक बना हुआ होगा, उसमें 2 संख्या या 3 संख्या दी होंगी और एचसीएफ या एलसीएम इनमें से एक दिया होगा, जबकि दूसरे को पूछेगा। मतलब एलसीएम दिया होगा तो वो एचसीएफ पूछेगा और अगर एचसीएफ दिया होगा तो वो एलसीएम पूछेगा, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए मैंने आपको ये पूरी भाषा लिख दी है। संख्याएं दी होंगी कोष्ठक में, एक का एचसीएफ या एलसीएम दिया होगा तो दूसरे को पूछेगा बेटा। इस प्रकार का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया होगा। तो देखो ये तो थी इस टाइप 3 की लैंग्वेज के 2 संख्याएं दी होंगी ऐसे कोष्ठक में, तो देखो दी हैं कोष्ठक में, देखो दोनों कोष्ठक एक जैसे होने चाहिए। पेपर में कोष्ठक देख लेना एक जैसे है ना, देखो एक जैसे है, यहाँ पे ये भी एक जैसा है। अब एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ ऐसे लिखा आएगा, कभी दिया है यहाँ आता है और कभी दिया है पीछे आता है, तो इससे कोई फर्क नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ 306 657 बराबर 9, मतलब 306 और 657 को एचसीएफ 9 दे रहा है, ठीक है जी। एलसीएम निकालना 306 और 657 को। अब जाए हम बोलेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे बेटा। तो मान लो कि हमारे पास 2 संख्याएं, हमारे पास क्या संख्याएं 2, 306 और 657। तो पहली संख्या है गई ए और दूसरी संख्या है गई बी बराबर, और सूत्र बन जाएगा बेटा हमारा एचसीएफ गुणा एलसीएम, जिस सूत्र बनेगा आपको, ठीक है साहब। अब जा सूत्र में हमें निकालना का है, देखो का निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम में रोक लेंगे इधर, एलसीएम में उधर ही रोक लेंगे बेटा। तो क्या आ जाएगा, जो तुम्हारा एचसीएफ जा ए क्रॉस बी के नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा ए क्रॉस बी बटे एचसीएफ। जी ऐसी कंडीशन बन गई, जे सूत्र बन गया बेटा तुम्हारा। अब जा सूत्र में तुम्हें क्या करना है, जा में मान लगाना हो बस, ठीक है। तो लगाओ, तो एलसीएम लिखवे का है, जहां में तुम्हें क्या करेंगे एलसीएम लगाएंगे तो ए और बी के मान लगा देंगे। तो ए और बी हमारी कहाँ है, संख्या होते हैं, ए और बी कहाँ होते हैं, हमारी संख्या होते हैं। तो ए का है हमारे पास, ए हमारे पास 306 गुणा बी कितनी है 657, बी है गई हमारी 657। अब 657 और 306 के गुणा में हमें क्या करना है, एचसीएफ कितनी दे रखी है 9, जाए 9 नीचे लिख देंगे जी। अब 9 को दे देंगे जा में भाग, चाहे जा में चलो जाए आसानी से, चाहे जा में चलो जाए आसानी से, जा में तुम्हारा भाग आसानी से चलो जाए, बा में दे दो ले सीधे। तो 9 को भाग दो 30 में पहले, तो 9 तिया 27, ठीक है साहब। कितने बचे 3 और पीछे 6, 36 है वो, तो 9 को भागे 36 में 4 बार जाओ तो जो है वो 9 चौक 36। अब हमारे पास क्या बचा, पीछे बचो 657, तो यार 657 ऐसे लिख लेंगे। अब क्या बचो एलसीएम ही तो आएगा, एलसीएम बराबर क्या आएगा 34 गुणा 657, तो 34 और 657 को गुणा कर लो। अब ये गुणा करवा तुमको भैया कछु ना हो जा, मतलब ये भैया तो 34 गुणा 657 कितना आ रहा है, जब गुणा करेंगे तो 22,338। सही है भैया। तो जे है वो तुम्हारा जो क्वेश्चन भैया, जे है वो तुम्हारा क्वेश्चन है ऐसे। अब ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन करने बाकी के बचे गए। अब इंपोर्टेंट जा आधार पर जो जो क्वेश्चन 2024 में और 25 में आएगा है उनने मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही करने, नंबर की गारंटी में ये नंबर अच्छे आएंगे तुम्हारे। हाँ जी, तो देखो टाइप 3 पे भैया आप क्या करने 4 क्वेश्चन करने, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था जो 2024 में और 25 में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको रिवीजन अच्छा हो जाएगा। मैंने एक प्रश्न दे दो 4 तुम्हें दे देता हूँ, आपको काफी अच्छा रिवीजन आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी, और इनमें से बाहर न जाएगा क्वेश्चन आपको। तो भाई भैया देखो जी टाइप है 4, जब टाइप 4 में आप देख रहे हो कि कोई जी प्रश्न ऐसा होगा कि ताऊ संख्या की घात n दे रखी होगी
अब एन दहरागी तो बुझो केगो जिस संख्या अधिकार जीरो पे समाप्त होने की कहे, यानी संख्या जीरो पे समाप्त हो, ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो ऐसे प्रश्न में हमारे पास एक प्रश्न है, एक ना कई प्रश्न है हमारे पास। तो अब हम एक एग्जांपल लेके तुम्हें बता दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारी दृष्टि से, ठीक है ना। वो कह रहा है कि 6 की घात n एक संख्या है, ठीक है ना। कहा है 6 की घात n एक संख्या है और ये संख्या के पे समाप्त होए, जीरो पे, जीरो पर समाप्त हो सकती है। n क्या जीरो पर समाप्त समाप्त हो सकती है। वही भाषा आ गई जो हम बोल रहे गए आप थे। हमारी भाषा ये है कि कोई संख्या दे रखा है 6 की घात n दे रखी है, और ये प्रश्न कह रहा है कि 6 की घात n जिस संख्या दे रखी है क्या ये जीरो पर समाप्त हो सकती है। अब मैं हमें तुम्हें यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा बेटा, बात ध्यान से समझियो। देखो जीरो पे कौन कौन सी संख्या समाप्त है सकते हैं, या हमारी गिनती ना हमने पढ़ी है कि कौन कौन है पीछे जीरो हो। तो देखो 10 को पहाड़ो पढ़ो, 10 दूनी 20, 10 एकन 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, 10 पंजे 50, छिक्के 60, 10 सत्ते 70, ऐसी 80, 90, 100 और लिख लो, और आगे डॉट डॉट करन चले जाओ। एक बात नोटिस करो, जिस सवन में 10 कॉमन ना आएगा, अरे जहां में 10 आते ना आते, जहां में 1 गुणा 10 लिखेंगे, जाए का लिखेंगे 2 गुणा 10 लिखेंगे, जाए का लिखेंगे बोलो 3 गुणा 10 लिखेंगे, जा संख्या का लिखेंगे 4 गुणा 10 लिखेंगे, जाए का लिखेंगे 5 गुणा 10 लिखेंगे, ऐसी डॉट डॉट हम जिन लिखन जाएंगे। एक चीज नोटिस कर रहे होंगे सवन में आप देख रहे हैं 10 को गुणा है भैया, और जब 10 को गुणा एरो का है तो जो बताओ 10 के फैक्टर करके देखियो, जो 10 भाई जा संख्या में 10 शामिल होगी वो हर एक संख्या जीरो पे समाप्त होगी। देखो इकाई के पीछे जीरो ना आ रहा सामने के पीछे, तो ऐसी संख्या जहां में 10 शामिल होगा। और जहां में 10 शामिल होगा तो 10 के गुणनखंड बेटा कहाँ होता है, 2 और 5 होता है। तो यहाँ तो एक चीज नोटिस कर लो, कहा नोट करनी है कि 2 और 5 गुणनखंड होने चाहिए संख्या के, तो वो संख्या जीरो पर समाप्त है जाएगी। अब हम देखेंगे यहाँ है हमारे पास 6 बेटा, और जब हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 6 की घात n में जो लिखे थे कॉमा लगा के। अब 6 के गुणनखंड काटो बेटा तो कितने आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं, और हमें जीरो पे समाप्त करने का क्या गुणनखंड चाहिए, 2 और 5 चाहिए, और यहाँ 2 और 3, तो तुम क्या लिख दोगे, अतः चूंकि सॉरी पहले लिखो, चूंकि ऐसे लिखे दो, चूंकि जीरो पर समाप्त समाप्त होने के लिए संख्या के गुणनखंड में गुणनखंडों में 2 और 5 अवश्य होने चाहिए, ठीक है ना। 2 और 5 अवश्य होने चाहिए, तब वो संख्या जीरो पर समाप्त होगी। देख रहे हो जहां 10 के बीच जीरो आ रही है, 20 के बीच जीरो आ रही है, 100 के बीच जीरो आ रही है, 110 के बीच, 120 के बीच, 56 के बीच जीरो आवेगी। जहां में 10 को गुणा होगा, 10 के गुणनखंड होते हैं 2 और 5, जहां को मतलब है जीरो लावे काजे हर संख्या में 2 और 5 गुणनखंड होना जरूरी है। तो 2 और 5 गुणनखंड बेटा जहां में हते के ना है देखियो, जहां 2 तो 5 ना है तो तुम क्या लिख दोगे, अतः दी गई, क्या लिखोगे, दी गई संख्या में 5 गुणनखंड में नहीं है,
ठीक है, दी गई संख्या में 5 गुणनखंड में नहीं है भाई, 2 तो है 5 ना, तो जा का मतलब है जी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। जैसे लिजिब कंप्लीट है वो तुम्हारा। हाँ जी, अब लास्ट प्रश्न ऐसा है, पहली प्रश्नावली को लास्ट, तो हमारी एक प्रश्नावली है जाएगी 1.1, बाकी बाद हम 1.2 की बारी का शुरू करेंगे। तो जाए हम आज खत्म करके मानेंगे। टाइप 5 में अब तुम देख रहे हो, व्याख्या कीजिए, जो लास्ट क्वेश्चन है, और जब लास्ट क्वेश्चन पे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, बिन्नू में लिखूंगा तुम काज करवेगा बेटा। तो जी कह रहे हो 7 गुणा 13 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ जे बेटा तुम का समझ में आ जाए कि भाज्य संख्या कायदे कहता है भाई, भाज्य संख्या बातें कहता है कि जहां में अपने अलावा काऊ और संख्या को कोई एक स्पेशल गुणनखंड बन जाए। जैसे 2 है तो 2 अभाज्य है, चूंकि वहां में अपने अलावा काऊ दे भागे ना जाओ, तो 3 है अभाज्य है ना, 5 है अभाज्य, 7 है अभाज्य, 11 है अभाज्य, जे अभाज्य चोए चूंकि जिनमें अपने अलावा और काउते भागे ना जा रहे हो। अब हमें बात करनी है भाज्य की, भाज्य अभाज्य को अपोजिट है, मतलब विलोम है। तो भाज्य कौन सी है, अरे भाज्य वो है कि जिनमें अपने अलावा काउ संख्या ते भागे चलो जावे। भाई साहब एग्जांपल दे के बताओ, तो देखो एग्जांपल दे रहा हूं सीधो सीधो, 4 है, अब 4 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 है, तो बेटा अब तुम्हें सब सबने पता होगा कि एक तो समना का गुणनखंड है, चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, क्लियर है। अब देखो 4 में 4 द्विगु भागे चलो जाएगा, मतलब 4 में अपने आप द्विगु भागे चलेगा, ठीक है। 4 में 2 द्विगु भागे चलो जाएगा, मतलब अपने अलावा कोई और गुणनखंड हो भाई भाज्य कहते हैं। और 2 का है, 2 में 2 ते भागे जाओ, 3 में 3 ते भागे जाओ और काऊ ते न जाओ, बात समझ में आ गई होगी। यानी जहां में अपने अलावा काऊ और संख्या होते भागे चलो जाए वो भाज्य कहलाते हैं, और ऐसी संख्या जिनमें सिर्फ अपने ते भागे जावे वो अभाज्य कहलाते हैं। तो भैया जित बात तुम्हें समझ में आ गई, तो जई ते सवाल ये है जावे वो। अब जाए करेंगे कैसे बेटा, जाए करेंगे पहले तो लिख लियो जाए पूरो। अब तुम में ते जितने जाए लिख रहे कहा है बाय अच्छी तरह से लिख के और मेरी बातें समझिए, मैं क्या कहने जा रहा हूं तुम्हें। यहाँ लगा ले बेटा बराबर, और जब संख्या देखे तुम मालूम है रही हो जिनमें 2 अंक आ रहे हैं एक जैसे, 2 अंक कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे यहाँ आ रही है 3 और 13 और 9 13 आ रही है, तो जब 13 ले लेंगे हम जहाँ में कॉमन, और जैसे ही जाए कॉमन लेंगे तो जो कॉमन लेंगे भाई जाको 13 को कॉमन को मतलब भाग दे, वही तो बोलो यहाँ तो है, हाँ साहब भाग दे वही बोला। तो 13 को जब हम भाग देंगे तो उल्लू बचेगा 7 गुणा 11 प्लस 13 एकम 13। अब यहाँ एक है तुम यूं लिख दो तो कोई ना है। अब 13 को भाग देंगे प्लस 13 एकम 13, तो ऐसा सवाल बनेगा जी। और जाए नए को हल कर लो बेटा आगे, तो जिस सवाल है 13 एकम 13 और जाओ कर देंगे जहां में गुणा, तो 77 एकम 77 प्लस 1, तो जे जाएगा 13 गुणा 78, यानी कि जा संख्या को 13 एक गुणनखंड आएगा, तो जी भाज्य आएगा ही, ठीक है ना। जब संख्या का गुणनखंड आएगा एक 13 आएगा, तो इसका मतलब है जिस संख्या का 13 ते कट जाएगी, 13 ते विभाजित है जावेगी, जे जाको भाज्य संख्या कहते हैं जाते। तो जी बात समझ में आएगी कि भाज्य संख्या क्यों है, बताओ क्यों है, क्योंकि इसका 13 एक गुणनखंड है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 का 13 एक गुणनखंड है जो इसे विभाजित करेगा। चूंकि हम भागे चलेगा ना तो जो विभाजित करेगा भैया, तो ये भाज्य संख्या है बेटा। अब ऐसी जाय कर लेंगे, अब ऐसी जाय करेंगे तो देखियो
जब पूरी संख्या में 5 न्याय 5 ही न्याय, तो बेटा भाई लिख लो पहले 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। अब बेटा जहां में तो तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल जय की तरह बराबर लगा लो। जहां में यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो 5 ले लूंगा मैं कॉमन, पूरे को 5 में भाग ही दो। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गुणा में तो भाग एक ही बार देते हैं, तो जहां में चला जाएगा 5, तो रह जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 प्लस 1, जिस सिचुएशन बन जाएगी बेटा। अब जहां सिचुएशन तुम हल कर लो तो कहा जाएगा 5 7 छिक्के है 42, 1 42 और जो है 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस 1। जहाँ गुणा गुणा कर ली हो, गुणा करके 5 को भाग देनी, तो जहाँ में का है वहां हमारी का लिखी जाएगी 5। जहाँ संख्या गुणनखंड कितना है 5, तो बस से है लास्ट लिख दी। अतः 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है साहब, जा गुणनखंड 5 है वो, जा गुणनखंड 13 हो। तो दोनों संख्या कैसी है गई, भाज्य संख्याएं। माने प्रश्न पूछो तो मुझे कारण बताओ जो भाज्य हैं, तो जा को तो गुणनखंड 13 है और जा गुणनखंड 5 है, इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य हैं। बस आप एक लाइन नीचे लिख दोगे, क्या लिखोगे, दोनों संख्याएं 5 व 13 से विभाजित है, अतः ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। अब बेटा हम चालू करवे जा रहे हैं 1.2 प्रश्नावली है, और 1.2 प्रश्नावली में केवल 3 टाइप हैं, पहले ही बोल दे रहे हैं हम, और 3 टाइप में पूरी प्रश्नावली हम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न समझाते हुए तुम्हें बाद सॉल्यूशन करेंगे। अब मैं यहाँ तुम्हें जो बता दे रहा हूँ पहले टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो बेटा देखो पहले टाइप में तुम्हें यहाँ सिखावे जा रहा हूँ, यहाँ प्रश्न लिख दे रहा हूँ। पहले टाइप में वो प्रश्न है तुम्हारे, एक तो √2 है, √3 है, √5 है और √7। ये तीनों चारों प्रकार के प्रश्न है, तुम मैं जहाँ टाइप कर सकता है, मैं यहाँ एक क्वेश्चन हल करूंगा जिनमें बस तुम्हें डिक्टो कॉपी करनी है और बस जहाँ लैंग्वेज समझ ले लो, और जैसे जहाँ लैंग्वेज तुम समझ लेंगे तो बिल्कुल ऐसे के ऐसी तुम्हें संख्या बदल लेनी है और तुम्हें कछु ना हल करना हो। तो मैं यहाँ अब तुम्हारे सामने एक सवाल ले रहा हूँ बेटा, बस सवाल है तुम पकड़ लो। तो मैं यहाँ करवे जा रहा हूँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए या सिद्ध करो। तो बेटा मैंने जो संख्या ले ली देखे, अब मैं सवाल है हल करूंगा तुम्हारे सामने, जा यहाँ से हटा दो, यहाँ डाल दे रहा हूं मैं सॉल्यूशन, यहाँ डालूंगा जितना है वो मेरा प्रश्न बेटा, और यहाँ डाल दे रहा हूं मैं जाको हल। हल कैसे करूंगा, बिल्कुल आप जी लाइन ऐसी की ऐसी रट लेनी है सब। अगर तुमने ऐसा समझ के रट लो तो ध्यान रखियो आपके नंबर पक्के आएंगे, जी पक्की गारंटी है मेरी। तो तुम्हें यहाँ कहा लिखनी है, पहली लाइन तुम्हें यहाँ लिखनी है कि जी जो कह रहा का है √2 अपरिमेय संख्या, जाए तुम परिमेय मान के चलो, मान के चलो तो लिख दी हूं, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जी पहला लाइन लिख देंगे बेटा जाए, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ये √2 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में जो काम होता है पूर्णांक होता है भिन्न के रूप में, तो भिन्न के बराबर जाए लिखनी पड़ेगी, जो तो परिमेय होगी, जब हम सिद्ध करेंगे कि परिमेय संख्या जो है, तो परिमेय संख्या जी कैसी है, a/b के रूप में। अब यहाँ लिख देंगे कि a/b के बारे में थोड़ा सा बताओ, जहां a तथा b, a तथा b कहा है बेटा, पूर्णांक है जी, कोई जी पूर्णांक है बेटा। और क्या लिखनी है, इंपॉर्टेंट बात है ये इंपॉर्टेंट बात है जो बोलो जा रहा हूं, a तथा b का
का HCF भाई पढ़ के आ रहे हो, एक वो है इन दोनों का HCF एक है, मतलब ये ऐसी संख्याएं ए और बी के जिनमें एक के अलावा कोई गुणनखंड ना है, और एक के अलावा गुणनखंड ना है तो जो का है वो HCF है वो महत्तम समावर्ती है वो बेटा। मतलब ये अभाज्य संख्याएं जैसे 2/3, अब 2 और 3 में कोई कचुकट ना रहो तो दोनों कैसे का आएगा, एक 5/7, ये ऐसी अभाज्य संख्याएं तो मैं ना अभाज्य लिख सकता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पूर्णांक लिख दी तुम यहाँ अभाज्य लिख दी हूं, तो इतनी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, अब ये दोनों साइड को कर लेना है तुम्हें वर्ग, ये तीसरी बात है। तो जैसे ही तुम जब वर्ग करोगे बेटा तो ये जाएगा a² / b², ठीक है साहब। अब तुम्हें यहाँ पे या लगा दिए नाटिया या और यहाँ लिख दिए वर्ग करने पर, जब तो वर्ग करके आया जी नीचे वर्ग करने पर ले साहब, तो जी नीचे आएगा 2 बराबर जा को वर्ग करेंगे 2 आ जाएगा, जा को वर्ग करेंगे a², जा को वर्ग करेंगे b², दोनों साइड को वर्ग करने पर यहाँ लिख दूं दोनों तरफ वर्ग करने पर जिस सवाल बने को हमारी जो लाइन लिख रही। अब बाकी बात जिस सवाल है वो ऐसा, अब यहाँ लगा दो मैंने या बेटा b² तो यहाँ लिया 2 की जगह पे और 2 लिया b², तो सवाल बने को ऐसा a²/2, बस इतना करने के बाद हमें यूं मान के चलो तुम्हारी आधी समस्या है गई समाप्त। अब हम जा में चले जा रहे हैं जो तुम्हें लिखना का है। अब बाय जो लिख ले जाएगा वो बालक तो का सवाल है आगे कर ले जाएगा। अब जा में हम तुम्हें जो बतावे जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, और जाए तुम लिख ली हो समीकरण नंबर 1 जाए जो डाल लो बेटा। अब हमें जो देखो जहाँ सवाल को रूप बता रहा है वो जो करो कि b² बराबर वो मान निकल के आओ जब 2 को भाग a² में जा रहा हो, बस हमें यही लिखना है। हम क्या लिखेंगे नाटिया, हम लिखेंगे a² 2 से विभाजित होगी तो ए भी 2 से विभाजित होगी, यहां तक खत्म कर देंगे तो ना लगाना दोबारा लाइन में। तो बेटा जो बताओ 2 से a² विभाजित है रही है, यानी कोई संख्या को वर्ग अगर 2 से कट रहा है तो जो गारंटी है कि बा को वर्गमूल 2 से कट जाएगा, सही है। और बन के जैसा समझ आएगा बताओ, तो समझ आएगा जो देखो कि कोई संख्या है 4 और जा को वर्गमूल का हो तो है 4 को वर्गमूल का हो तो है 16, अरे 2 को भाग 16 में जा रहा है तो पक्की गारंटी है जाके वर्गमूल यानी 4 में 2 को भाग जा रहा हो ना जा रहा हो, एक और पकड़ लो 36 पकड़ लो, और 36 में 2 को भाग 18 बार जा रहा हो तो जाकर वर्गमूल का हो तो है 6, तो 2 में 6 में तो जा रहा हो 2 को भागे, बस यही बात है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि कोई संख्या में काउ संख्या के वर्ग में अगर 2 से भागे जा रहा है तो जो पक्की गारंटी है भाग के वर्गमूल में 2 से भागे जावे को, ठीक है साहब। माई साहब बिल्कुल सही है, यहाँ से बढ़ेंगे मैं गा रहा हूं। अब तुम्हें क्या करना बेटा जी है गो हमारा जाकर गुणनखंड, अतः यहाँ लिख दी हूं अतः a का 2 एक गुणनखंड है होगा, है या होगा, 2 का है वो जाको गुणनखंड है बेटा, एक भाई कट रहा हो तो 2 को गुणनखंड है एक है बेटा। चलो साहब अब क्या करना है तुम्हें जानते a बराबर जाए कांस्टेंट ले लो, c लेता है ज्यादातर है तो तुम c ले लियो, तुम कहीं अलग जा रहे हो तो a बराबर 2c ले लियो भाई, 2 गुणनखंड आ रहा हो तो 2c लेंगे, 3 गुणनखंड हो 3c लेते हैं ठीक है बस। तो a की जगह जा लेके जाए समीकरण नंबर 1 में रख दियो, काय में रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर जाए 1 में रख देंगे लाला। अब एक समीकरण कहाँ है 0 साहब b² बराबर a² है जी है समीकरण। अब जहां में हमें a की जगह पे क्या धरना है 2c, तो
दो सी धर दो, बाको कर दो वर्ग। जी तो कह रहा हूं वर्ग करेंगे कि भाई एक ही जगह दो सी रखोगे तो यहाँ एक को वर्ग है तो दो सी को तो वर्ग होगा, और दो सी को वर्ग होगा तो जा का मतलब जो है वो 4c² बटे 2 है, और दो ते काट दे बेटा 4 है तो जो है वो 2c²। यानी सवाल बनेगा तुम्हारा होगा b² बराबर 2c²। हमें क्या करना है, ये दो हटाना जानते, तो दो के दो भेज दूंगा बी के नीचे, तो जो जाएगा c² बराबर b² बटे 2 है। समीकरण नंबर आएगा बेटा 2 है। अब जैसे जी रूप अतुकाओ वैसो ही जी रूप बनेगो। ध्यान से देखो, जैसो जी रूप अतुकाओ सॉरी जी समीकरण 1 अतुकाओ ऐसो ही समीकरण 2 बनेगो। अब समीकरण 2 जो बनेगो तो जामियो हम ऐसा ही काम करेंगे। क्या करेंगे जो बताओ, 2 का भाग क्या में जा रहा हो a² में, अब यहाँ 2 का भाग क्या में जा रहा है b² में, तो जाए हम कैसे लिखे हो a² 2 ते कट रहा है, तो हम जो तो हम वादा लिखेंगे यहाँ लिखेंगे अब हम कि b² 2 से विभाजित जित है तो b भी 2 से विभाजित होगी। इतनी बात समझ में आएगी ना आएगी भाई, जी काम डबल होने लग जाते, जागाज भयो पहले एक आज भयो अब बी का जा रहा है, फिर हमने कहा लिखो अतः बी ए का 2 गुणनखंड है, भाई विभाजित तो होगी, जो बात सही है तो जी बात सही तो ही वाला। अब क्या करें बेटा, अब जब आता है यहाँ लिखेंगे बस क्या लिखेंगे अतः, अतः जैसे यहाँ लिखोगा बी का जो लिखे दो उल्टी भाषा लिखे दो 2 बी का एक गुणनखंड होगा, इसलिए ए और बी का HCF बराबर का आ जाएगा 2 है जाएगा भाई। भाई ए को गुणनखंड 2 है और बी को गुणनखंड 2 है, जो दोनों गुणनखंड 2 है तो जो HCF में है 2 को 2 तो का ए और बी को है को साहब, जब HCF ए और बी को 2 है तो आप ये कॉमन सेंस समझो, हमने जो बात कही गई वो गलत है गई, मतलब जो कही के ए और बी को HCF 1 है, और जो हमारी बात यहाँ उल्टी सिद्ध दे रही है कि यहाँ 2 निकल आया, तो जाकर मतलब पूरा कथन गलत सिद्ध है वो, और जब पूरा कथन गलत सिद्ध है वो तो कहा जाएगा हमारी जी बात तो गलत सिद्ध होगी। और हमने पहले कहा लिखी माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ कहा लिख देंगे अतः दी गई संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है, बस यही लिखना। इतना करने के बाद लास्ट में कहा लिख देंगे हम अतः यह हमारे कथन का व्युत्क्रम है, लास्ट में कहा लिख देंगे तुम जानते आगे यहाँ लिख दिए बेटा कहा लिख देंगे अब यह हमारे कथन का व्युत्क्रम है, यह हमारे कथन का व्युत्क्रम है। तब √2 एक व्युत्क्रम है, तब √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है साहब, तो अब ऐसे जितने मिंज करोगा सेम टू सेम तुम्हें सब क्वेश्चन जाएगा √2 की तरह √3 √5 √7 कर सकते हो, तो हमने एक टैब तुम्हारा कर दो खत्म। अब हम लेंगे दूसरे टैब पे। अब भैया देखो जा क्वेश्चन देखो टाइप 2 में, टाइप 2 में क्या होगा खाली रूट ना आओ बेटा, टाइप 2 में खाली रूट ना आओ, रूट के संग कोई ना कोई पचड़ा बना हुआ आवे, पचड़ा जैसे जे बना हुआ √2 है, तो बेटा देखो जे ऐसा रूप आवे बटे घटे में आ रहा हो तो जाए तुम पहले हल कर लियो, मतलब हमें रूट चाहिए ऊपर सेपरेट, हमें कैसे चाहिए रूट, हमें रूट एस चाहिए सेपरेट, एस रूट चाहिए सेपरेट, एस ना चाहिए हम जरा के कहां
तो हम जगह क्या करेंगे बेटा, जा में क्या करेंगे, जा में ऊपर नीचे रूट गुणा कर देंगे तो ये जाएगा रूट दो बटे दो है, जब हम रूट गुणा करेंगे तो अब ये सवाल सही है। अब तुम्हें देख रहे हैं कि जी रूट दो है, जब के नीचे दो आएगा, यहाँ भाग लग रहा है तो जिन्हें गुणा हेरो ना हेरो। तो अब जिस सब क्वेश्चन है एक जैसे है यहाँ तक, मान लीजिए जिन्हें वो कैसे करेंगे। तो बेटा जाकर आज मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ आज, वो चीज क्या है कि जो रूट में संख्या आते हैं अगर उनको वर्गमूल ना निकल रहा तो वो अपरिमेय होते हैं, ठीक है, वो अपरिमेय होते। तो रूट 5 रूट 3 रूट 2 रूट 3 ये सब अपरिमेय संख्या है। तो बेटा जनका एक चीज समझ लो, जनका नियम होता है अपरिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या बराबर बेटा अपरिमेय संख्या होते हैं। अपरिमेय संख्या ही आवेगी 12 बराबर निकल के, पानी के साथ प्लस होए भाई, यहां प्लस कर दूं तो अपरिमेय, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या ऐसे हो सर जी। तो अरे बेटा फिर जी अपरिमेय आवेगी, फिर अपरिमेय आवेगी, अपरिमेय संख्या माने कि सर जी माइनस है रही हो बीच में तो वही तो वो अपरिमेय संख्या आवेगी, अरे भाग लग रहा हो तो बहु अपरिमेय संख्या आवेगी। अब मतलब जिस समझे तुम आज जाते कि दो संख्या को में एक परिमेय होए एक अपरिमेय होए, बीच में चाहे गुणा आवे चाहे प्लस आवे चाहे माइनस आवे और चाहे आवे भाग को चिन्ह, हर कंडीशन में संख्या तुम्हें अपरिमेय मिलेगी। क्लियर है? तो जाको मतलब जय सर जी फिर जिन्न सिद्ध कैसे करेंगे, तो जिन्न सिद्ध करने को प्रोसीजर तुम्हारे पास का होगा, यही तरीका आते पहले जो संख्या पीछे दैराकी का है जे दैराकी का है बाय हम सिद्ध कर लेते हैं। जैसे पीछे जा सवाल हल करेंगे जाए जा रूट दो सिद्ध करेंगे तो जा सवाल है जा रूट दो के तरीका से पूरा सिद्ध कर देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और जैसे सिद्ध कर देंगे तो जहां में पीछे का लिख देंगे, हम जाए पर हल करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, जा लास्ट में जाके रूट दो है अपरिमेय सिद्ध करके जाई तरीका थे जो मैंने पहले सवाल करे का है, फिर लिख दियो कि अपरिमेय, भाई रूट ऊपर ही तो रूट दो है अपरिमेय, ऐसे लिख दियो संख्या बटे दो का है परिमेय संख्या, ऐसे लिख दियो बेटा, ऐसे लिख के अपरिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या बराबर का होगो अपरिमेय संख्या आवेगो, अपरिमेय संख्या सिद्ध है वो, बस और क्या करना है। दोबारा समझाऊं, एक बात दोबारा समझो, जहां टाइप के सवाल हमें तो जैसे भागभाव आएगा तो भागभाव में क्या कर लेंगे, नीचे रूट दे रहा हो तो रूट में उतने ही रूट को गुणा ऊपर नीचे करेंगे, मैं ऊपर लिया मैं जैसे मैं लिया आएगा। अब जैसे मैं ले आएगा रूट दो है तो जहां में यही संख्या बनेगी ज्यादातर है, रूट दो बनेगी रूट तीन बनेगी रूट पांच बनेगी, देखो जी तो बन रही है रूट दो है रूट तीन है रूट पांच जो संख्या बन रही है। तो तुम्हें क्या करना है, जो मैंने पहला तरीका बताया टाइप फर्स्ट बात टाइप पते रूट दो दे रहा तो रूट दो सिद्ध कर ली पर में, रूट तीन दे रहा तो रूट तीन परिमेय सिद्ध कर ली हूँ, पांच दे रहा तो पांच सिद्ध कर ली हूँ। फिर लास्ट में जो संख्या तुम्हारे पास जो बन के आमत का जैसे मैंने जी बन के जी आएगा फिर जाए ऐसे रूप में लिख ली हूँ, ठीक है। जैसे रूट दो का है तुम सिद्ध कर दे या परिमेय संख्या और दो का है परिमेय संख्या, तो जे बटे जे है बेटा और जे का होगा अपरिमेय संख्या, मैं तुम बता ही दो जी बात सॉल्यूशन। तो बस जा इतना तुम्हें लिख के आना है पक्को पेपर में और बस तुम्हारा सवाल के पूरे नंबर मिलेंगे। जाको मतलब जे सर जी जे टाइप तो का है पहले टाइप ते मिल लो है, जा मैं खाली जिस मैंने जे तरीका बताया हो एक और जा हल करने को तरीका बताया हो, तो जिस तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आएगा होगा जहां पर तुम्हें जो क्वेश्चन निकल लेंगे भैया जी क्वेश्चन 2024 में 25 में आए गए जो मैंने अपई होते ना लिख लो जे आए गए प्रश्न मिटाओ तो जिस तुम सॉल्व कर लियो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन चल रहा हूं अगले पे, अगला टाइप है 3। अब भाई लाला बेटा मुन्ना जे सवाल टाइप नंबर 3 में कहा है वो बीच में, अब तक तो गुणा आ रहे वाला तुम देखे गुणा और आगे आ रहा हूं जहां में प्लस और माइनस आएंगे, मतलब एक लंग संख्या दे रहा है और एक लंग दे रहा है और रूट है और बीच में दे देगा प्लस या माइनस, तो प्लस के और माइनस के कैसे सॉल्यूशन हल करेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो मेरे जी वो जो करो जाए दर्शाओ कि जी अपरिमेय संख्या है, प्रश्न में अधूरा लिखो जी तो मैं लिख दे रहा हूं
को दर्शाइए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। बेटा ये बताना हमें कि ये अपरिमेय संख्या दर्शानी है 5 - तो बिल्कुल सेम तरीका है। तुम्हें कछु जामे 19-20 ना करना, जो पहला तरीका बताया डिट्टो तरीका मानना, बस नेक परिवर्तन है। बस नेक परिवर्तन समझ आवे काज में तुम्हें जाए सरल कर रहा हूं। तो क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले क्या लिखना है, माना, आप सबसे पहले लिखना है माना 5 - एक परिमेय संख्या है। हमें सबसे पहले ये बताया गई कि जी परिमेय संख्या हम पर हमारा स्टेटमेंट है, हमारा कथन है कि हमारे जी परिमेय संख्या मान ली। फिर क्या करते हैं बेटा, फिर 5 - बराबर a बटे b ले लेंगे, ले ले। अब बताएंगे नाठिया जहां a और b कहाँ है, बोलो a और b कहाँ है भाई, जहां a और b हमारी कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। a और b कहाँ है, सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य को मतलब जना गुणनखंड एक हो, तो बता चुका हूं मैं पहले, पर इतने बात ना याद है रे। a और b कहाँ बेटा, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब साथ सहभाज्य संख्या को मतलब इनको HCF एक हो, तो मैंने जी बता चुका हूं तुम्हें। अब क्या करें साहब, तुम्हें कछु ना करना, जैसी a बटे b रखे दो तो वर्ग मत कर डालेगी ना को, वर्ग ना करना। तुम्हें जहां में थे रूट एक तरफ करना है और सब संख्या ने एक तरफ कर दो। मैं क्या बता रहा हूं, ऐसे सवाल में जैसे a बटे b रख दो तो तुम्हें ये करना है कि जहां में थे रूट है तो एक तरफ रखो और बाकी सब संख्या है एक लो भेज दो। तो हम लोग आदि करो, देखिए ना ध्यान दे कि सर जी यहाँ माइनस के √3 है और a बटे b ले गए पल्लम को, सॉरी तो ये पल्लम को 5 है, पल्लम ले जाओ तो जाएगा -5 ऐसे है वो। अब हमें रूट कैसे चाहिए, प्लस की चाहिए, तो माइनस को कर देंगे दोनों तरफ गुणा, तो माइनस को दोनों तरफ गुणा करेंगे तो जी तो प्लस को आएगा, और यहाँ का है प्लस जी माइनस को आएगा, और जी का है माइनस को तो जी प्लस को। मतलब माइनस एक ऐसी बला है कि सबने कार्य भूरो भूरे कारो करते जानते हैं, ठीक है। अब कार्य भूरो भूरे कारो करेगी तो जहां माइनस हो वहां प्लस कर दो, जहां प्लस होगा माइनस हो तो सब उल्टे सीधे कर दे, ठीक है। अब क्या करें बेटा, जहां तरीका दे लिख लो √3 है, जब सवाल का पोजीशन में सही बना रहा हूं, तो जो प्लस को है बाय तो रखते हैं हमेशा आगे और जो माइनस को है बाय रखते हैं पीछे। तो जी बनेगा तुम्हारा सवाल नंबर समीकरण नंबर 1 बनेगा बेटा। जा पे चर्चा करेंगे। अब जब तुम मंथन करोगे तो एक बात ध्यान से समझो, कहा ध्यान से समझे साहब, तुम्हें जहां में ध्यान दे जी समझना बेटा, क्या जा सवाल की जा रूपरेखा जैसी ऐसे आ जाए, मान लो सवाल है तुम्हारा है, क्या लाइन लिखी है मैंने 1 2 3 4 5 5 का जी 2 लाइन तो मैंने वैसे ही बढ़ा देंगे, तुम्हें समझ आएगा जी सवाल तो जी मान लो है गो जी बस हो। अब जहां में तुम्हें नए का पॉइंट समझ रहे हैं कि बिना हम कैसे अलग करें बेटा, तो मैं बतावे जा रहा हूं ध्यान से समझ रही हूं जी पॉइंटर में। तो तुम्हें शुरुआत कहां से करनी है बेटा, तुम्हें शुरुआत करनी है यहां से। अब जाए देखेंगे पहले हम, जहां लिख दो जहां, ठीक है। अब जहां तो भैया बहुत बड़ा लाला, तुम्हें पर सीमा में रहना, तुम्हें तो खाली जहां में 5 उतारना, जो बताओ 5 - a बटे b, तो 5 का है परिमेय संख्या है ना, का परिमेय संख्या माइनस माइनस लगा दो, a का है एक परिमेय संख्या, मैं तो बता चुका हूं पहली वीडियो में, सॉरी स्टार्टिंग में। और बेटा b का है जीव, तो परिमेय संख्या ही है, जीव परिमेय संख्या है बेटा। और जो परिमेय संख्या माइनस परिमेय बटे परिमेय, तो जीव परिमेय है गई, तो परिमेय तो परिमेय घटाएंगे तो निकल के आएगी परिमेय संख्या, निकल के आई ना आई गई, तो कुल मिला के जाए तो परिमेय संख्या आ गई, परिमेय संख्या तो है गई RHS में, RHS में तो हमने परिमेय संख्या सिद्ध कर दी,
भाई साहब बिल्कुल सही है। अब बेटा जो बता √3 कैसी संख्या है, हम सिद्ध कर चुके हैं, पहले सवाल जाते पहले सिद्ध कर दिया कि सर √3 का है, √3 है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है √3 है जी, हमारी LHS है। अब जो था LHS और RHS दोनों ने बराबर रखे तो यहाँ तो है जाएगी अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, और बराबर में आ जाएगी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए ऐसा ना बनेगा ये भाई, अपरिमेय संख्या तो है जी √3 के नीचे, जो हम बता देंगे अपरिमेय संख्या है, और 5 - a/b का है परिमेय संख्या निकल के आई। अब जो अपरिमेय संख्या और बराबर परिमेय संख्या जिस संभव है बिल्कुल संभव ना है, तो जाए ऐसे करके जो तुम काट दियो पेपर में और कह दिए यह हमारे कथन का विलोम हुआ या विलोम है। अब जी हमारे कथन को विलोम, हमारा कथन तो जी हो गए जी का है परिमेय संख्या है, तो कथन को विलोम है वो तो जाओ मतलब का आएगा, इसलिए यानी अतः 5 - √3 एक काय गई बेटा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होगी, होगी बेटा फाइनल है होगी। ऐसे करके तुम ज्यादा टाइप के क्वेश्चन में +- ने कर सकते हो। तो आज हमने तुम्हें अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं क्लास 10th गणित की खत्म करा दी कंप्लीटली, और जो काम हमने तुम्हें होमवर्क में दिया है अगर वो तुमने कर लो ईमानदारी से तो गारंटी है जिनते बाहर क्वेश्चन न जावेगो, बस एक ही समस्या बन सकते है, संख्या बदल सकते हैं। तो संख्या से बिल्कुल मत डरियो, सवाल जही टाइप के आएंगे और है सकते हैं 99% इनमें ही सवाल मिल जाएंगे तुम्हें, 99% सवाल मिलेंगे अगर आपने जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे संग, अगर तुम कर चले गए तो ठीक है। अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, बा होमवर्क है और लिख लो। तो बेटा जे तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने लायक हैं या आ सकते हैं वो क्वेश्चन बेटा मैंने तुम्हारा हवाल हल कराया था, बा तरीका दे जो क्वेश्चन करने। अब जिनमें तुम्हें करना कछुना है वो तरीका जो मैंने बताया बस वो अप्लाई करना। समझ में माना कि ये एक परिमेय संख्या है और a/b सहवास संख्या है, a/b में तुम्हें क्या करना है रूट एक तरफ कर लेना है, बाकी संख्या a/b की तरफ रख देनी है, और फिर लास्ट में जो a/b वाला पोर्शन है वो तुम्हें परिमेय संख्या बताना है, और रूट वाला संख्या है तुम बार बोल देंगे अपरिमेय, और तुम जानते हो चीज अपरिमेय बराबर परिमेय कबू ना होते। बस वही बात बजाय के लास्ट में तुम्हें लाइन लिख देनी, अतः हमारे कथन का विलोम हुआ और दी गई संख्या अपरिमेय संख्या नहीं, सॉरी संख्या है। अब देखो जैसे जी क्वेश्चन है, अब जा देख के आधे ज्यादा वाला तो पहले होपलेस है जाएंगे मान के साथ तो हमारा मिल लो ही ना है बेटा, मिल लो है कहा करना है तुम्हें रूट को गुणा कर दिए 2 में तो जे जाएगा 2 है रूट 2 है माइनस, और रूट को गुणा करेंगे रूट में तो जे जाएगा ऐसो। अब जाते प्रॉब्लम का है तुम्हें जा a/b में तुम बना दियो, तो जो के बारे में हल्को सा जा बताया दूं तुम्हें तो देखिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। तुम्हें जाने को बताऊं वो देखिए क्या करेंगे, जा वाले क्वेश्चन कर रहा हूं मैं हल्को सा बता रहा हूं तुम्हें क्या करेंगे, तुम लिख देंगे ना माना 2√2 - 2 एक परिमेय संख्या है, का ले ली हमने जे परिमेय संख्या ले ली बेटा। फिर क्या करेंगे जाए हम 2√2 - 2 बराबर a/b लिख लेंगे। अब a और b के बारे में बताओ बहुत जरूरी है, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं ऐसे लिख दी सहवास संख्या आई गई। अब क्या करना है बेटा जामिते रूट एक लंबू रखना है, संख्या संख्या एक लंबू भेज दो। तो देखो हमारे पास रूट का पोर्शन जो है पहले 2 पल्लों भेजो जो ना है एक संग भेज दो, भरा तना आते जा ठीक है आराम से भेजियो सो बतो पर भब्बड़ कर दो। अब 2 जाते हटा बेटा सिंगल सिंगल हटाइए, इसमें कर रहा हूं भब्बड़ में जाए भूल जाए घूमते कहूं कुछ पहुंचो। अब यहाँ का है √2
तो रूट 2 ले लेंगे और 2 भेज देंगे तो कौन तो जाएगा a बटे b प्लस 2 पूरे के बटे 2 आ जाएगा बेटा ऐसे। अब तुम्हें क्या करना है, मैंने कही का जा समीकरण नंबर मान लियो a को। अब जिन जही पे बात करनी कहूं ऐसा ना है, आधे ज्यादा बालक तो हमारे ऐसे हैं तो पता पड़ी कि जहां हल करने में लग गई। अरे समय बर्बाद ना करना, तुम्हें हल ना करना बेटा। देखो जी का है परमेय संख्या, a बटे b का आएगा ही परमेय संख्या, 2 का आएगा ही परमेय संख्या, परमेय संख्या बटे परमेय संख्या का होगी परमेय संख्या। तो जो तुम्हें परमेय संख्या सिद्ध कर दो। और तुम जानते हो रूट 2 कहां होते हैं, अपरमेय संख्या। अब रूट 2 अपरमेय संख्या है तो यहां लिखेंगे अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या। अपरमेय और परमेय बराबर होते हैं ना होते, विलोम है वो, विलोम है वो तो क्या लिख देंगे, यह हमारे कथन का विलोम है, अतः दी गई संख्या अपरमेय संख्या होगी। बस इतना सा करना बेटा। तो आज हम जा वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।